हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यू एलएलबी 2025 के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि अभी हम सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी से लेके जब हमारा ड्यू में एडमिशन होगा, पूरा प्रोसेस किस तरह से काम करता है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट को अलग अलग कन्फ्यूज़न है, अलग अलग क्वेरीज है स्टूडेंट्स की। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्रिस्टल क्लियर आपको कर दूंगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि ये पूरा प्रोसीजर जो है, पूरा प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ने वाला है। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या-क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडमिशन प्रोसीजर, कि पूरा एडमिशन प्रोसीजर काम कैसे करेगा। अभी हम सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ से लेके जब हमें ड्यू में सीट मिलेगी, ये पूरा प्रोसीजर मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। इसके बाद ड्यू लॉ फैकल्टी से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल्स हम कवर करेंगे, कि सीट्स कितनी हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी डील करेंगे डिटेल में, कि सीएलसी, एलसी1 और एलसी2 ये 3 सेंटर हैं ड्यू में लॉ करने के लिए, 3 ईयर लॉ करने के लिए। तो इन तीनों सेंटर्स में क्या डिफरेंसेस है, कौन सा सेंटर बढ़िया है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये मेनली 2 पार्ट में इस वीडियो को आप डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हम एडमिशन प्रोसीजर की, कि एडमिशन प्रोसीजर हमारा पूरा काम कैसे करता है। देखो, बेसिक्स को समझने की पहले कोशिश करो। अभी आप सीयूईटी पीजी के लेवल पे हो। अभी यहाँ पे आप सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। सीओक्यूपी 11 आपका पेपर कोड है। इसकी प्रिपरेशन आप करोगे और सीओक्यूपी 11 का आप एंट्रेंस दोगे। ठीक है? बेसिक तो ये आपको क्लियर होगा कि अभी आप जो है यहाँ पे हो, सीओक्यूपी 11 का एंट्रेंस की प्रिपरेशन अभी आप कर रहे हो। जब आप एंट्रेंस दे दोगे, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। ये यहाँ पे आके एक स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा, जिसमें ये मेंशन किया होगा कि सीओक्यूपी 11 का एंट्रेंस आपने दिया है, या आप मान लो आपने सीओक्यूपी 11 के साथ-साथ और भी बहुत सारे और भी सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, और भी पेपर कोड चूज़ किए हैं, तो उन सभी का स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा कि इस पेपर कोड में आपने इतना स्कोर किया है। अब आपके पास स्कोर कार्ड आ गया। जैसे ही आपके पास स्कोर कार्ड आएगा, उसके बाद अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ अपना एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट करती है। ठीक है? तो ड्यू भी एक यूनिवर्सिटी है जो सीयूईटी पीजी के अंदर है, वो भी अपना एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट करेगी। उसी तरह से बीएचयू, जेएनयू, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब अपना-अपना एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट करेगी। हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर थोड़ा अलग हो सकता है, और जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करना होगा। तो मान लो आपको एडमिशन लेना है ड्यू के अंदर, तो ड्यू के अंदर जो एडमिशन प्रोसीजर होता है, वो होता है आपका ड्यू पीजी एडमिशन्स के थ्रू। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी तो ये आती है कि पहले तो हमें ये बताओ कि जो ड्यू के अंदर एलएलबी होती है, और ये बेसिकली एलएलबी जो है वो 3 ईयर वाली एलएलबी है। तो ये जो थ्री ईयर वाली जो एलएलबी ये है क्या? ये पीजी कोर्स है या ये यूजी कोर्स है? पहले तो हमें ये क्लियर करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी भी होती है। तो इसको ध्यान से समझो, एक बार में भी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो, जो आपके 3 ईयर की एलएलबी होती है, ये जो कोर्स होता है, ये यूजी कोर्स होता है। ठीक है? अब क्वेश्चन ये आएगा कि अगर ये यूजी कोर्स है, तो मैं पीजी एडमिशन के प्रोसीजर में क्यों पार्टिसिपेट करना है? तो इसको फिर से समझो। 3 ईयर एलएलबी जो है वो यूजी कोर्स है। अगर इसकी हम पीजी डिग्री की बात करें, तो इसकी जो पीजी डिग्री होती है वो एलएलएम होती है। यानी कि लॉ के अंदर जो आपकी पीजी डिग्री है वो एलएलएम है, और 3 ईयर एलएलबी या 5 ईयर एलएलबी जो है ये यूजी डिग्री है। लेकिन अगर आपको 3 ईयर एलएलबी करनी है, तो आप 12th के बाद इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। अगर 12th के बाद आपको एलएलबी करनी है, तो आपके लिए 5 ईयर एलएलबी होती है, जैसे बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, इस तरह के जो कोर्सेज़ होते हैं, उसमें आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हो। 3 ईयर एलएलबी करने के लिए आपकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो ग्रेजुएशन है। अब क्योंकि जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है, आप इसमें एडमिशन 3 ईयर एलएलबी में एडमिशन ग्रेजुएशन के बाद ले सकते हो। इसलिए ड्यू के अंदर जब आप इसमें एडमिशन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करोगे, तो वो आपका एडमिशन प्रोसीजर ड्यू के पीजी एडमिशन्स के अंदर आएगा। तो होपफुली मैं इसको क्लियर करने में कामयाब रहूँगा यहाँ पे, कि आपका जो 3 ईयर लॉ का कोर्स है वो है तो यूजी कोर्स, लेकिन क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है, इसलिए इसको पीजी प्रोसीजर के अंदर कंसीडर किया जाता है। जो लॉ के अंदर जो पीजी कोर्स है वो एलएलएम होता है। एलएलबी जो है वो पीजी कोर्स नहीं होता है, एलएलबी आपका यूजी कोर्स ही होता है। तो ये बेसिक चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब तो ड्यू ड्यू ने मान लो अपना जो एडमिशन प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ये एडमिशन प्रोसीजर काम कैसे करेगा? तो देखो, ये एडमिशन प्रोसीजर इस तरह से काम करता है कि ड्यू का एक पोर्टल होता है जिसको बोलते हैं हम सीएसएएस पोर्टल। सीएसएएस पोर्टल क्या है? ये होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इसके थ्रू क्या होता है, ड्यू के अंदर जितने भी पीजी लेवल पे सीट्स होती हैं, एलएलबी की सीट भी पीजी लेवल पे काउंट की जाती है। उन सभी सीट्स के अंदर
जो सीट्स एलोकेट करने का जो प्रोसीजर होता है वो इस पोर्टल के थ्रू किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये पोर्टल होता है, इसके थ्रू ही आपको सीट एलोकेट की जाएंगी। तो होगा काम ये पूरा करेगा कैसे? आप अपना स्कोर कार्ड लोगे और उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको इस पोर्टल पर रजिस्टर करना है। यहाँ पे आपको दोबारा से थोड़ी फ़ी पे करनी होगी, 200-300 रुपए जो भी उस टाइम फ़ीस होगी, वो आपको पे करनी होगी। इसमें कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करने होंगे। उसके अलावा जो बेसिक डिटेल्स है वो सारी फॉर्म फिल करते टाइम आप फिल करोगे, और ये स्कोर कार्ड जो है, वो भी आप यहाँ पे सबमिट करोगे कि ये मेरा पेपर कोड था और इसमें मैंने इतना स्कोर किया है। अब इस स्कोर के बेसिस पे मुझे सीट एलोकेट की जाए। अब जब यहाँ पे आप ये CSAS का पोर्टल पे ये फिल कर रहे होगे, उस समय ही आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो सारी प्रेफ़रेंस आपको CSAS पोर्टल को बतानी होगी। जैसे अगर हम बात करें LLB की, कि मुझे भाई ड्यू से 3 ईयर की LLB करनी है, तो आपके पास 3 ऑप्शंस आएँगे कि एक ऑप्शन है आपके पास CLC, दूसरा है LC1 और तीसरा है आपका LC2। इन तीनों को आप प्रेफ़रेंस दो कि फर्स्ट प्रेफ़रेंस पे किसको रखते हो, सेकंड पे किसको रखते हो, थर्ड पे किसको रखते हो। उसके अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स आएँगे, उसके अकॉर्डिंग आपको जो सेंटर है वो एलोकेट कर दिया जाएगा कि आपको CLC मिला है, LC1 मिला है, LC2 मिला है, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट जो है एलोकेट की जाएगी। तो इस तरह से पूरा आपका सीट एलोकेशन का सिस्टम जो है वो काम करेगा। बेसिक अभी आप इतना समझो कि अभी आप CUET पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपके पास एक स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड आने के बाद हर यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट करेगी, ड्यू भी अपना एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट करेगी। ड्यू के अंदर जो एडमिशन प्रोसीजर होता है वो CSAS पोर्टल के थ्रू काम करता है। वेबसाइट वगैरह मैं आपको आगे दिखा दूँगा कि वेबसाइट कौन-कौन सी आपके लिए यूज़फुल होंगी। तो CSAS पोर्टल आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ पे आपको कॉलेज की प्रेफ़रेंस, कोर्स की प्रेफ़रेंस, वो सारी चीज़ें देनी होंगी। जो भी आपके मार्क्स आए होंगे, जो भी आपके स्कोर कार्ड में मार्क्स होंगे, उसके बेसिस पे आपको सीट एलोकेट की जाएगी। बाकी अब सीट एलोकेशन में क्या बाद में सीट चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो जैसे-जैसे आप जो CSAS पोर्टल लाइव होगा, आपका एडमिशन प्रोसीजर आगे चलेगा, उस समय हम समझेंगे। अभी के लिए आप बेसिक आइडिया लगा के चलो कि इस तरह से आपकी सारी चीज़ें काम करती हैं। हर हर स्टेप पे बहुत सारी इंट्रिकेट डिटेल्स होती हैं, जो जैसे-जैसे स्टेप्स आएँगे, इस चैनल पे आपको सारे टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई बनाई जाएगी। कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको सिलेक्शन देना है, प्रायोरिटी आपको किस तरह से देनी है, वो सारी चीज़ें जब टाइम आएगा उस समय आपको बताई जाएँगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखो भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, चैनल को देखते हैं, एक वीडियो देखते हैं, फिर वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। फिर बाद में जब कई 6 महीने बाद, 1 साल बाद उनको वीडियो सामने आती है, फिर वो कमेंट में लिखते हैं कि मैंने पहले वीडियो देखी थी, लेकिन उसके बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, तो उसके बाद मैं वीडियो आपकी देख नहीं पाया, या किसी और चैनल की वीडियो मैं फॉलो करने लग गया। तो अगर आपको वीडियोज़ वर्थ लग रही हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। वीडियो वगैरह को लाइक कर दिया करो, शेयर करना हो तो कर लो, ताकि जब अगली वीडियो अपलोड हो, कोई काम की वीडियो आपके लिए आए, तो उसको आप देख पाओ। अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक वगैरह नहीं करोगे, तो आपके सामने वीडियो आएँगी नहीं, इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। इन्फॉर्मेशन तो मिस नहीं होगी, जो रेलेवेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो शायद आपको बाकी चैनल पे देखने को ना मिले। तो इस तरह से पूरा सीट एलोकेशन का सिस्टम आपका काम करेगा। अब ये CLC, LC1, LC2 में से क्या डिफरेंस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी वेबसाइट वगैरह भी मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूँगा कि वेबसाइट कौन-कौन सी आपकी यूज़फुल है, कहाँ से आपको ये सारा प्रोसीजर करना होगा। अब कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है आपका, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए, अगर आप अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो या फिर ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हो, तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC, ST, PWBD या CW कैटेगरी से हो, तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। किस में होने चाहिए मार्क्स? या तो आपकी बैचलर डिग्री में हो, यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन करी है उसमें आपके इतने मार्क्स हों, 50% मार्क्स हों। मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स नहीं बन रहे, लेकिन उसने मास्टर्स की हुई है और मास्टर्स में उसके 50% मार्क्स है, तो आप भी एलिजिबल हो। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, मास्टर्स आपने की हुई है और उसमें 50% है, तो आप भी एलिजिबल हो। बाकी जनरली मोस्टली स्टूडेंट के 50% हो ही जाते हैं मार्क्स, तो बैचलर डिग्री के अंदर आपके 50% मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। पेपर कोड आपका COQP 11 होने वाला है। सीट्स कितनी हैं? तो ये सीट मैट्रिक्स आपकी दी हुई है। तीनों सेंटर्स में आपकी इक्वल सीट्स हैं। CLC कैंपस लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2, तीनों में ही आपकी इक्वल नंबर ऑफ सीट्स हैं। उसमें कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक आध सीट आपको कम ज़्यादा दिख सकती है। बाकी अप्रॉक्सिमेटली आपके 2900 से थोड़ी कम सीट्स हैं। कुछ सीट्स वहाँ पे ऐड हो जाती है कोटा वाली, जैसे PWBD कैटेगरी होती है, फॉरेन नेशनल की कैटेगरीज़ होती हैं। इनमें कुछ सीटें ऐड होती हैं, लेकिन जनरल इतनी सीट्स आपको देखने को मिलेगी।
इसके अकॉर्डिंग आपको फ़ाइट करनी है। अब आते हैं कि सीएलसी, एलसी1 और एलसी2 इसमें क्या डिफ़रेंस है? तो देखो यहाँ पे एक ऑनेस्ट चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक में बोली जाती हैं, ठीक है? और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक में नहीं बोली जाती, लेकिन कोई आपका सिबलिंग होगा, कोई छोटा भाई होगा तो उसको वो सलाह दी जाती है। तो देखो पब्लिक में जो बोली जाती है उसमें तो ये बोला जाएगा कि तीनों सेंटर्स इक्वल हैं, तीनों सेंटर में जनरली कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले क्या-क्या चीज़ें ऑन पेपर हम बोल सकते हैं जो जनरली आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगी, उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो पहले तो मेन डिफरेंस जो है वहाँ पे टाइमिंग का है, कि मान लो आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसको इवनिंग में आपका कॉलेज चाहिए। अनदर रीज़न हो सकते हैं, मान लो मॉर्निंग में आपको कोई कोचिंग करनी हो, यूपीएससी की कोचिंग कर रहे हो आप, या कुछ भी एक्स वाई ज़ी रीज़न हो सकते हैं। तो आपको अगर इवनिंग में कॉलेज चाहिए तो आपको एलसी1 ही लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो क्लासेस होती है वो इवनिंग में होती है, 2 बजे से लेके 8 बजे तक, 2 पीएम टू 8 पीएम। जो आपकी सीएलसी है, कैंपस लॉ सेंटर, इसकी क्लासेस होती है 8 एएम टू 3 पीएम। जो आपका लॉ सेंटर 2 है, इसकी क्लासेस होती हैं 8 एएम टू 2 पीएम। अब देखो एक पॉइंट जो यहाँ पे मिस कर जाते हैं जो स्टूडेंट्स अ, जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, वो यहाँ पे सिर्फ इस टाइमिंग को देखते हैं, कि यहाँ पे जो टाइमिंग दी हुई है इसके अकॉर्डिंग मुझे डिसाइड करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो टाइमिंग लिखी हुई है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि यहाँ पे अगर 8 से लेके 3 बजे तक लिखा हुआ तो इसमें क्लासेस होंगी। मैं सीएलसी का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं अपने जीवन में कभी भी 8 बजे कॉलेज नहीं गया। मोस्टली पूरे 3 साल में शायद 3 या 4 बार मैं 9 बजे कॉलेज गया होऊँगा, बाकी 10 बजे से पहले मैं कभी कॉलेज गया ही नहीं। जनरली जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो 10 बजे से ही होती हैं, ठीक है? अब ये कोई आपको यूट्यूब पे आके बताएगा नहीं कि जो टाइमिंग्स होती हैं वो ऑन पेपर होती हैं। जनरली जो क्लासेस होती हैं, अगर मान लो आप कंपेयर कर रहे हो कि लॉ सेंटर 2 लूँ या लॉ कैंपस लॉ सेंटर लूँ, तो आप ये सोचोगे कि इसमें तो मेरा 1 घंटा बच जाएगा। यहाँ पे 8 बजे से लेके 2 बजे तक क्लासेस हैं, यहाँ पे 8 बजे से लेके 3 बजे तक क्लासेस हैं। नॉर्मल चॉइस आपकी हो सकती है कि मुझे भाई लेगेसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन-सा सेंटर पुराना है, किसकी क्या वैल्यू है, मुझे तो टाइम बचाना है, 1 घंटा टाइम मेरा लॉ सेंटर 2 में बच रहा है, तो इसलिए मैं लूँगा। सीधी-सीधी मैं आपको बता दूँ, जितनी नंबर ऑफ क्लासेस आपकी कैंपस लॉ सेंटर में होती है, उतनी ही क्लासेस आपकी लॉ सेंटर 2 में होती हैं। सेम 1-1 घंटे की क्लासेस हर जगह उतनी ही होती है। नंबर ऑफ क्लासेस हर सब्जेक्ट की सेम ही होती हैं। बस डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ क्लासेस आपकी 3 बजे तक चलें, यहाँ पे जनरली क्लासेस आपकी 2 बजे तक वाइंड ऑफ कर दी जाती हैं, बस इतना डिफरेंस आपको होगा। बाकी नंबर ऑफ क्लासेस आपकी सेम ही रहेंगी। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि कैंपस लॉ सेंटर में मैं 3 साल पढ़ा, मैं कभी भी 8 बजे कॉलेज नहीं गया। पूरे साल में शायद 8 से 10 दिन मैं 9 बजे कॉलेज गया हूँ। बाकी जनरली क्लासेस जो थी वो 10 बजे से ही होती हैं। एक दिन में जनरली 2-3 क्लासेस ही होती हैं, ज़्यादा होगी तो 4 क्लासेस होंगी। किसी-किसी दिन हो सकता है आपको महीने में 1-2 दिन आपकी 5 क्लासेस भी हो जाएँ। जनरली आपके एक दिन में 3 से 4 क्लासेस होंगी। तो एक दिन में 3 से 4 घंटे की पढ़ाई आपकी होगी। लॉ सेंटर 2 में जनरली क्या होगा कि वो बैक टू बैक हो जाएँगी क्लासेस। यानी कि मान लो आप 8 बजे तो यहाँ पे भी जनरली क्लास स्टार्ट नहीं होती है। 8 बजे मान के चलो कि 8 बजे यहाँ पे क्लासेस नहीं होंगी। जो क्लासेस होंगी जनरली 9 बजे से स्टार्ट होती हैं। तो 9 से मान लो 1 बजे तक, 2 बजे तक जो भी क्लासेस होंगी जनरली रेगुलर क्लासेस हो जाती हैं, बीच में गैप कम रहता है। सीएलसी में एक ये हो सकता है आपका कि 1 क्लास हुई उसके बाद हो सकता है 1 घंटे का आपको बीच में गैप मिले, उसके बाद फिर 2 क्लासेस हो जाएँ 1-1 घंटे की। इस तरह से रहता है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ क्लासेस तीनों सेंटर में सेम ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि इस कैंपस लॉ सेंटर में टाइम ज़्यादा तो यहाँ पे ज़्यादा क्लासेस होंगी, यहाँ पे कम क्लासेस होंगी, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ क्लासेस तीनों में सेम होगी। तो ये तो होगी बेसिक बात जो ओवरऑल आपको देखने को सुनने को मिलती है कि ये डिफरेंस है इनमें। अब कुछ चीज़ों पे बात करते हैं कि जो दोनों में सेम मिलेंगी। पहली चीज़ फैकल्टीज़, कहाँ फैकल्टी अच्छी हैं, कहाँ फैकल्टी खराब है। तो तीनों इसमें इक्वल हैं। तीनों इक्वल हैं, तीनों में ही सेम लेवल की फैकल्टीज़ आपको मिलेंगी। यहाँ तक कि जो फैकल्टीज़ होती है वो चेंज भी होती रहती हैं। हो सकता है कि जो फैकल्टीज़ अभी सीएलसी में पढ़ा रही हैं, 1-2 साल बाद वो एलसी2 में पढ़ा रही हों। जो सीएलसी एलसी2 की फैकल्टी है वो 1-2 साल बाद हो सकता है कि सीएलसी में पढ़ा रही हों। तो फैकल्टीज़ में कोई डिफरेंस नहीं होता। मोर और लेस तीनों सेंटर में आपको एक जैसी फैकल्टी देखने को मिलेगी। वो आपकी किस्मत के ऊपर है कि आपके सेक्शन में कौन-सी फैकल्टी आती है। कोई जनरली मान के चलो कि 5 सब्जेक्ट हैं, तो उसमें से 3 सब्जेक्ट की फैकल्टीज़ आपको ठीक-ठाक मिलेंगी, 2 सब्जेक्ट तो आपको ऐसा जनरली होता ही है कि 2 सब्जेक्ट की फैकल्टीज़ आपको एवरेज टाइप की मिल जाएँगी। तो फैकल्टी सेम होती हैं। दूसरा एग्ज़ाम का प्रोसीजर, बाकी और कोई प्रोसीजर है, जैसे मान लो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई काम है, तो तीनों में सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंस नहीं है। तीनों एक ही लेवल पे हैं।
नेक्स्ट बिल्डिंग की बात करते हैं तो सीएलसी आपका ओल्ड बिल्डिंग है। यहाँ पे देख सकते हो ये आपकी ओल्ड बिल्डिंग है, इसमें क्लासेस होती हैं। एलसी 1 और एलसी 2 आपकी न्यू बिल्डिंग में क्लासेस होती हैं। ठीक है, ये न्यू बिल्डिंग है, ये आप देख सकते हो। ये थोड़ा अंदर की इमेज दी हुई है। तो ये न्यू बिल्डिंग में एलसी 1 और एलसी 2 की क्लासेस होती हैं। अब ये जो बिल्डिंग है सेम ही है। सेम बिल्डिंग में मॉर्निंग में एलसी 2 की क्लासेस होती हैं, इवनिंग में एलसी 1 की क्लासेस होती है। जो ऑफिस वगैरह वो डिफरेंस है, क्लासरूम सेम ही है। अब क्वेश्चन ये आएगा, जब ये नई बिल्डिंग है तो हम तो नई बिल्डिंग में जाएँगे। तो देखो बिल्डिंग से कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अगर लेगेसी की बात करें तो सीएलसी क्योंकि सबसे पुराना सेंटर है। सीएलसी इन तीनों में सबसे पुराना सेंटर है और सीएलसी इकलौता ऐसा सेंटर है जो स्टार्टिंग से ही नॉर्थ कैंपस में था। एलसी 1 और एलसी 2 पहले नॉर्थ कैंपस में नहीं थे, अब इनको नॉर्थ कैंपस में शिफ्ट किया गया है। जब से ये न्यू बिल्डिंग बनी है तो इसमें नॉर्थ कैंपस में शिफ्ट किया हुआ है। तो जनरली आप जो एलुमनाइज़ देखते हो कि ये पर्टिकुलर सीजीआई हैं, इन्होंने ड्यू से लॉ किया हुआ है, वो जनरली आपको सारे सीएलसी के ही मिलेंगे। तो जितने भी आपको पुराने एलुमनाइज़ होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो जजेस आप देखते हो, उसमें से 80% आपको सीएलसी के ही मिलेंगे। तो लेगेसी वैल्यू जो है वो सीएलसी की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पुराना सेंटर है। एलसी 1 और एलसी 2 नए सेंटर है कंपैरेटिवली, इसलिए उतने ज़्यादा एलुमनाई अभी आपको यहाँ से नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये तो होगी बेसिक चीज़ें, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते अनलेस अनटिल आपका जो टाइमिंग का इशू हो। अगर आपको इवनिंग में चाहिए तो आपको एलसी 1 ही लेना पड़ेगा। बाकी इसमें अभी तक देखें तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं दिख रहा। अब जो मेन बात आती है, जो हम सिबलिंग्स को बताते हैं या कोई छोटा भाई होगा, आप उसको समझाने की कोशिश करोगे कि कोई पर्टिकुलर कॉलेज जो है वो अच्छा क्यों होता है और ख़राब क्यों होता है। अगर आप हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड की बुक्स भी देखोगे, कोई मान लो इंजीनियरिंग की बुक आप ले लो या फॉर दैट मैटर आप लॉ की बुक्स भी ले लो, बहुत सारी बुक्स आपको ऐसी मिल जाएँगी हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के भी सिलेबस में, जो आपको ड्यू की रेफ़रेंस बुक में भी आपको सेम बुक मिलेंगी। तो डिफ़रेंस कहाँ आता है? रेफ़रेंस के लिए सेम बुक यहाँ पे ड्यू में भी यूज़ की जा रही है, सेम बुक हार्वर्ड में भी यूज़ की जा रही है। मैं एग्ज़ैक्ट सिलेबस की बात नहीं कर रहा, मैं रेफ़रेंस बुक की बात कर रहा हूँ। तो अगर दोनों जगह सेम टाइप की रेफ़रेंस बुक्स आपकी यूज़ हो रही हैं, तो डिफ़रेंस कहाँ पे आता है? देखो, कॉलेज का लेवल क्या है, वो डिपेंड करता है उस कॉलेज की एबिलिटी क्या है, कितनी उस कॉलेज की एबिलिटी है कि वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब अभी आप देखोगे आईआईटीज़ हैं, बहुत सारी आईआईटीज़ हैं, लेकिन कुछ आईआईटीज़ भी ऐसी हैं, जहाँ पे जनरली जो क्राउड है, ज़्यादा इंटेलिजेंट क्राउड वहाँ पे अट्रैक्ट होता है। आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है। अब कहने को तो बहुत सारी नई आईआईटीज़ भी खुल गई हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कभी भी आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली जितनी अभी नहीं है। रीज़न क्या है कि आईआईटी बॉम्बे के पास ये एडवांटेज है कि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट या मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्राउड को यहाँ पे अपने पास अट्रैक्ट कर सकता है। जो नए आईआईटीज़ हैं वो अभी ऐसा नहीं कर सकते। सेम काम यहाँ पे भी होता है। जो कैंपस लॉ सेंटर है इसके पास ये एबिलिटी है कि जो ड्यू के लिए जितने स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे उसको ये अट्रैक्ट कर पाएगा। अब ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहा हूँ कि जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे वो आपके सीएलसी में ही आएँगे। तो आप कट ऑफ देख लो, जो बाकी सारे सेंटर्स हैं उनकी कट ऑफ कितनी जाती है। अगर आप एलसी 1 और एलसी 2 इनकी कट ऑफ देखो, तो इनकी जनरली कट ऑफ आपकी 180 के अराउंड जाती है कि 300 में से आपके 180 नंबर आ गए तो आपको एलसी 1 या एलसी 2 में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सीएलसी में एडमिशन लेना है तो कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी? तो इसमें कट ऑफ आपकी 200 से लेके 210 के बीच में जाती है। यानी कि 200 से 210 के बीच में नंबर जिन स्टूडेंट्स के आए हैं, वही कैंपस लॉ सेंटर में आ पाएँगे। उसके नीचे वाले सारे स्टूडेंट इसमें जाएँगे। तो इससे हो क्या रहा है, बेसिक फ़िल्टर यहाँ पे ये लग रहा है कि पूरे डीयू एलएलबी की प्रिपरेशन जितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उसमें से जो मोस्ट अब यहाँ पे हो सकता है कि जिसके 180 नंबर आए हों, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जिसके 200 आ गए हों, वो उतना इंटेलिजेंट ना हो। उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, मैं जनरल आइडिया यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो जनरली हो क्या रहा है यहाँ पे, जो फ़िल्ट्रेशन इस तरह से वर्क कर रहा है कि सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटेलिजेंट क्राउड यहाँ पे आ रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, अगर मैं बोल दूँ कि यहाँ पे जो क्राउड है वो इंटेलिजेंट नहीं है। कंपैरेटिव लेवल की यहाँ पे बात हो रही है। आईआईटी बॉम्बे और जो बाकी नए आईआईटीज़ हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है या कोई बहुत चीज़ें अलग है। वहाँ पे जो इंटेलिजेंट, अगर मान लो कोई नया आईआईटी खुला है, वहाँ पे सारे इंटेलिजेंट क्राउड इकट्ठा होने लग जाए, तो 2-4 सालों में उस आईआईटी का नाम बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए सिचुएशन ये है कि कैंपस लॉ सेंटर में मोस्टली जो हाई रैंकर्स हैं, वो आते हैं और क्योंकि मोस्टली हाई रैंकर्स यहाँ पे आते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब ये क्या रीज़न हुआ? तो जनरली आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, आप सबसे ज़्यादा किससे सीखते हो?
आप सबसे ज़्यादा टीचर से नहीं सीखते, आप अपने ग्रुप से सीखते हो। जो भी आपके पास आपका पीयर ग्रुप होता है, उससे आप सीखते हो। आप मान लो कोई सोसाइटी आप जॉइन करोगे, तो आपको वही लोग टकराएँगे, आपकी क्लास में आपको आस-पास के लोग टकराएँगे। तो जिस टाइप के क्राउड में आप रहोगे, आप उससे उसी लेवल पे ग्रो करोगे। तो बेसिक कहने का मतलब ये है कि टाइमिंग के चक्कर में मत आ जाना। अगर आपकी रैंक ठीक आ जाती है, तो सीएलसी को ही आपको फर्स्ट प्रेफ़रेंस देनी चाहिए। बेसिक चीज़ें मैंने इतनी बता दी। बाकी और कोई आपकी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग कि कौन सा सेंटर बढ़िया है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी टाइमिंग से बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है, आप अगर टाइमिंग मैनेज कर सकते हो, तो कैंपस लॉ सेंटर को हमेशा फर्स्ट प्रेफ़रेंस पे रखो। उसके बाद इनमें से जो भी आपको टाइम के अकॉर्डिंग लगता है कि मुझे इवनिंग का टाइम ज़्यादा बेहतर लगता है या मॉर्निंग का ज़्यादा रहता है, मेरे हिसाब से मॉर्निंग का टाइम आपको प्रेफ़र करना चाहिए। अगर आपकी कोई कमिटमेंट नहीं है, तो मुझे मॉर्निंग में कोई और काम करना है, तो आप एलसी2 को सेकंड प्रेफ़रेंस पे और एलसी1 को जो इवनिंग वाला है, उसको थर्ड प्रेफ़रेंस पे रख सकते हो। बाकी जैसे मैंने आपको बताया एलसी1 और एलसी2 की जनरली कट ऑफ आपकी सेम जाती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, 180 के अराउंड आपका एडमिशन हो जाते हैं। जनरल कैटेगरी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। बाकी कैंपस लॉ सेंटर में जो आपकी कट ऑफ है, वो 200 से 210 के बीच में जाती है। बाकी मैं आपको एक बार वेबसाइट वगैरह दिखा देता हूँ कि वेबसाइट वगैरह किस तरह से काम करती है। बहुत सारे स्टूडेंट डिस्काउंट के वगैरह बारे में पूछ रहे थे कि कोर्स या टेस्ट सीरीज लेनी है तो डिस्काउंट कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये आपकी वेबसाइट है, ड्यू की पीजी एडमिशन की वेबसाइट। यहाँ पे आप देखोगे, ये वेबसाइट है admission.uod.ac.in। ये यहाँ से आपके यहाँ पे आप देख सकते हो 2025-26 की यहाँ पे जो बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट हो गई है। नीचे आपकी लास्ट ईयर की डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये इस तरह से आपका एडमिशन का पोर्टल काम करता है। धीरे-धीरे पुरानी डिटेल्स जो है वहाँ पे एडिट आउट हो जाएँगी, हट जाएँगी और फिर जो नई डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएँगी। ठीक है? तो वो जैसे-जैसा आगे प्रोसीजर बढ़ेगा, उस हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड होती रहेंगी। तो ये ड्यू की एडमिशन की वेबसाइट है और यहाँ से आप देख सकते हो ये पीजी एडमि साइड में आपको यहाँ पीजी एडमिशन पे जाओगे तो यहाँ से आपको पीजी एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सीएसईएस पोर्टल वगैरह कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें हम जैसे-जैसे आगे वीडियोज़ में बढ़ेंगे, आगे आपके लिए वीडियोज़ आएँगी। इसके बाद देखें, तो ये आपकी ड्यू लॉ फैकल्टी की वेबसाइट है, फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये है lawfaculty.du.ac.in। यहाँ पे आपको तीनों सेंटर के बारे में डिटेल्स मिल जाएँगी, आपको जिस पे भी जाना है। आप देख सकते हो जैसे आप कैंपस लॉ सेंटर पे जाओगे, तो ये आपको कैंपस लॉ सेंटर की वेबसाइट खुल जाएगी clc.du.ac.in। यहाँ पे आप सारी डिटेल्स जाके देख सकते हो। अब कोर्स की बात कर लें, तो कोर्स में अभी रिपब्लिक डे सेल चल रही है, फ्लैट 50% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा। जो भी डिस्काउंट है उसके एडिशनल आपको 50% मिल जाएगा। वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ से आप कोर्स के सेक्शन में जा सकते हो या बाय नाउ यहाँ पे जा सकते हो। 26 जनवरी तक ही वैलिड है, उसके बाद ये वैलिड नहीं होगा। ये कूपन कोड आपको यूज़ यूज़ करना है, इंडिया 50। तो आप कोर्सेज़ के सेक्शन में मान लो आप जाते हो तो यहाँ पे आपको सारी कोर्सेज़ मिल जाएँगे। जैसे मान लो आपको सीओक्यूपी 11 के लिए मॉक टेस्ट परचेज़ करना है, तो यहाँ पे आप आओगे, ये कूपन कोड आपको दिख जाएगा इंडिया 50, इसको अप्लाई करोगे आप। ये कूपन कोड आपके लिए अप्लाई हो गया और 755 में आप जो मॉक टेस्ट है वो परचेज़ कर पाओगे। इसी तरह से मान लो आपको क्रैश कोर्स लेना है, तो ये 3 मंथ वाला क्रैश कोर्स आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है 1 कूपन अवेलेबल, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो या फिर ये अवेलेबल ऑफर जो मिल रहा है, कहीं से भी आप इसको अप्लाई कर लो। यहाँ से मान लो आप अप्लाई हियर पे जाते हो, तो ये कूपन कोड आपको अप्लाई कर देना है और 50% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 3000 में आप जो 3 मंथ वाला क्रैश कोर्स है, इसको आप जॉइन कर पाओगे। क्रैश कोर्स अगर आप ले रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। क्रैश कोर्स के अंदर मॉक टेस्ट सीरीज़ इंक्लूडेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आपको वहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।